बेटे ने जिसे बोझ समझकर कचरे की तरह घर से फेंका, अगली सुबह उसी माँ के पैरों में जीले का कलेक्टर पड़ा था। यह दृश्य देखकर बेटे के पैरों तले से जमीन ऐसे खिसकी मानो आसमान ही सिर पर गिर पड़ा हो। जिस माँ को उसने एक वक्त की रोटी के लिए तरसाया था, आज वही माँ इतनी बड़ी हस्ती निकलेगी, यह उसने सपने में भी नहीं सोचा था। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की एक पुरानी हवेली और उसमें रहने वाली एक ऐसी माँ की है जिसका त्याग और जिसका रुतबा दोनों ही दुनिया की नज़रों में छिपा रहा। यह कहानी आपकी आंखों में आंसू भी लाएगी और अंत में आपका सीना गर्व से चौड़ा भी कर देगी। कहानी शुरू होती है रामपुर गांव की उस विशाल लेकिन पुरानी हवेली से, जो एक वक्त की मार झेल रही थी। इस हवेली की मालकिन थी सुमित्रा देवी। उम्र करीब 65 वर्ष, चेहरे पर धुंधलियाँ, आंखों में एक गहरा सन्नाटा और शरीर पर एक साधारण सी सूती साड़ी। सुमित्रा देवी के पति ठाकुर भानु प्रताप सिंह अपने जमाने के बहुत बड़े जमींदार और समाज सेवी थे। उनके गुजरने के बाद सुमित्रा देवी ने ही सब कुछ संभाला और अपने इकलौते बेटे विकास को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। विकास नाम तो में तो विकास था, लेकिन उसकी सोच में विनाश छिपा था। वह शहर से पढ़कर लौटा था और अपने साथ एक ऐसी पत्नी लाया था जिसका नाम था मेघा। मेघा शहर की चकाचौंध में पली बड़ी थी। उसे गांव की धूल, गोबर की गंध और यह पुरानी हवेली सब कुछ किसी जेल जैसा लगता था। शादी के कुछ महीनों तक तो सब ठीक चला। सुमित्रा देवी ने अपनी बहू को बेटी का दर्जा दिया, घर की तिजोरी की चाबियां, घर की जिम्मेदारियां सब कुछ हंसते हंसते बहू के हाथ में सौंप दी। लेकिन सुमित्रा देवी यह नहीं जानती थी कि यह चाबियां नहीं, बल्कि अपनी बर्बादी का परवाना सौंप रही है। एक रात खाने की मेज पर सन्नाटा बस रहा था। विकास ने पानी का गिलास मेज पर जोर से पटकते हुए कहा, माँ अब बहुत हो गया, इस खंडहर में रहकर मेरा दम घुटता है। शहर के एक बिल्डर ने इस हवेली के अच्छे दाम लगाए हैं। हम यह हवेली बेचकर शहर में पेंट हाउस लेंगे। सुमित्रा देवी के हाथ से निवाला छूट गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा यह केवल ईंट पत्थर का मकान नहीं है, यह तेरे पिताजी की निशानी है, वह हमारे पूर्वजों की विरासत है। जब तक मैं जिंदा हूँ यह हवेली नहीं बिकेगी। तभी मेघा ने तंज कसते हुए कहा, ओह ओहो माँ जी, यह पूर्वज और विरासत की बातें फिल्मों में अच्छी लगती हैं। असलियत यह है कि इस भूत बंगले को संभालने का पैसा हमारे पास नहीं है। अगर आपको इतना ही शौक है यहाँ रहने का तो आप रहिए, हम तो चले शहर। सुमित्रा देवी चुप रह गई, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि यह तो बस शुरुआत है। उस दिन के बाद से घर का माहौल बदलने लगा। जो माँ कभी घर की मालकिन थी, अब वह अपने ही घर में एक अनचाही मेहमान बन गई थी। मेघा ने रसोई में ताला लगा दिया। सुमित्रा देवी को अब सुबह की चाय के लिए भी बहू की मर्जी का इंतजार करना पड़ता था। कभी खाना मिलता तो कभी सूखी रोटियां थमा दी जाती। विकास जब देखता लेकिन पत्नी सब देखता, लेकिन पत्नी के मुंह में उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। एक दिन दोपहर को सुमित्रा देवी अपने कमरे में, जो कि अब स्टोर रूम बना दिया गया था, अपने पति की तस्वीर साफ कर रही थी। तभी मेघा अंदर आई और चिल्लाई, माँ जी आपने फिर बिजली का पंखा खुला छोड़ दिया, बिल क्या आपके पिताजी भरेंगे? सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बहू गर्मी बहुत थी इसीलिए। गर्मी थी तो क्या हुआ, बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाइए, वहां बहुत हवा आती है, मेघा ने निर्दयता से कहा और पंखे का तार ही खींच दिया। दोस्तों, एक माँ अपने बेटे का जुल्म तो सह सकती है, लेकिन उपेक्षा नहीं। सुमित्रा देवी का शरीर सूख कर कांटा हो गया था। चार बार गांव वाले भी बातें बनाने लगे थे, लेकिन हवेली की चार दीवारी के अंदर का सच कोई नहीं जानता था। यहीं पर कहानी में एक छोटा सा लेकिन गहरा मोड़ आता है। अगर आपको लगता है कि कलयुग में श्रवण कुमार मर चुके हैं तो आप गलत हैं। समाज में आज भी अच्छाई बची है, बस उसे देखने वाली आंखें चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि माँ बाप का अपमान सबसे बड़ा पाप है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपनी हाजिरी लगाएं। देखते हैं कितने लोग अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। अब सुनिए आगे। दिवाली की रात थी, पूरा गांव दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। हर घर में खुशियां थी, लेकिन उस हवेली में अंधेरा छाया था। विकास और मेघा ने घर में पार्टी रखी थी। उनके शहर के दोस्त आए हुए थे। शराब और कबाब का दौर चल रहा था। सुमित्रा देवी को सख्त हिदायत दी गई थी कि वह अपने कमरे से बाहर न निकले, लेकिन भूख किसी का लिहाज नहीं करती। सुमित्रा देवी ने कल रात से कुछ नहीं मिला था। बर्दाश्त न होने पर वह धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ी। मेहमानों के सामने एक बूढ़ी कमजोर औरत को फटे हाल में देखकर मेघा का पहरा सातवें आसमान पर चढ़ गया। एक मेहमान ने हंसते हुए पूछा, विकास यह बूढ़ी नौकरानी तुमने कहाँ से रखी है, बड़ी अजीब लग रही है। यह सुनते ही सुमित्रा देवी की रूह कांप उठी। वह अपने ही बेटे की जुबान खुलने का इंतजार करने लगी, लेकिन विकास ने जो कहा उसने सुमित्रा देवी का कलेजा चीर कर रख दिया। विकास हंसते हुए बोला, हाँ यार, पुरानी है, बस तरस खा कर रखा हुआ है, काम तो कुछ होता नहीं, बस रोटियां तोड़ती है। माँ के लिए इससे बड़ी मृत्यु और क्या होगी कि उसका अपना बेटा उसे नौकरानी कहे दे। सुमित्रा देवी की आंखों में आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसी वक्त मेघा ने उनका हाथ पकड़ा और घसीट
घसीटते हुए मुख्य दरवाजे तक ले गई। बहुत हो गया आपका ड्रामा, आज आपने हमारी नाक कटवा दी, निकल जाइए इस घर से, अब इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है, मेघा ने चिल्लाकर कहा। बहू, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, सुमित्रा देवी गिड़गिड़ाई। लेकिन पत्थर दिल बेटे और बहू पर कोई असर नहीं हुआ। विकास ने एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर लेने की कोशिश की जो हवेली के कागजात थे। सुमित्रा देवी गीली मिट्टी में जा गिरी और लोहे पर भारी दरवाजा उनके मुंह पर धड़ाम से बंद हो गया। उस तूफानी रात में सुमित्रा देवी सड़क पर अकेली थी। ऊपर आसमान रो रहा था, नीचे एक माँ। वह लड़खड़ाते हुए गांव के बाहर वाले मंदिर की ओर बढ़ी, लेकिन शरीर ने जवाब दे दिया। वो वही सड़क किनारे कीचड़ में बेहोश होकर गिर पड़ी। पूरी रात बारिश होती रही। सुबह हुई। विकास और मेघा बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि अब बुढ़िया मर गई होगी या कहीं चली गई होगी, अब हवेली उनकी है। वे सुबह सुबह वकील को बुलाकर हवेली अपने नाम करवाने की तैयारी में लग गए। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है, और ईश्वर न्याय करने के लिए किसी न किसी को माध्यम जरूर बनाता है। सुबह के करीब 10 बज रहे थे। गांव के मुख्य मार्ग से होटर बजाती हुई गाड़ियों का एक काफिला गुजर रहा था। आगे पुलिस की जिप्सी, बीच में लाल बत्ती वाली एम्बेसडर और पीछे सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां। यह काफिला था जिले के नए और बेहद सख्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम यानी कलेक्टर साहब का, जिनका नाम था आदित्य प्रताप सिंह। अचानक कलेक्टर साहब की नज़र सड़क किनारे पड़ी एक गठरी जैसी चीज पर गई। इसे कुछ कुत्ते घेर कर भौंक रहे थे। गाड़ी रोको, आदित्य प्रताप सिंह ने सख्त आवाज में आदेश दिया। काफिला रुका। पुलिस वाले तुरंत दौड़े और कुत्तों को भगाया। जब उन्होंने उस महिला का चेहरा देखा तो वह कीचड़ से सना हुआ था। कलेक्टर साहब खुद गाड़ी से उतरे। जैसे ही उन्होंने पास जाकर उस बुजुर्ग महिला के चेहरे पर पानी की छींटें मारी और मिट्टी हटाई, उनका चेहरा जैसे पत्थर का हो गया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और भय दोनों आ गए। उन्होंने तुरंत अपने सुरक्षा कर्मियों से कहा, जल्दी इन्हें मेरी गाड़ी में डालो और सीधा सर्किट हाउस चलो। सिविल सर्जन को अभी के अभी वहां बुलाओ। उधर हवेली में विकास वकील के साथ बैठा था। सर, वसीयत के मुताबिक हवेली सुमित्रा देवी के नाम पर है। उनके अंगूठे या दस्तखत के बिना यह नहीं बिक सकती। वकील ने कहा, अरे वकील साहब, वो तो अरे समझो अब नहीं रही, या दिमाग सठिया गया है, कहीं भाग गई। आप तो बस कागज़ तैयार करो, मैं कुछ भी करके काम करवा लूंगा, विकास ने बेपरवाही से कहा। तभी बाहर बहुत जोर से सायरन बजने की आवाज़ आई। इतनी गाड़ियां एक साथ हवेली के बाहर कभी नहीं रुकी थी। विकास और मेघा घबरा कर बाहर आए। उन्होंने देखा कि पुलिस की कई गाड़ियां खड़ी हैं और बीच में कलेक्टर साहब की गाड़ी है। विकास को लगा कि शायद माँ की लाश मिली है और पुलिस पूछताछ के लिए आई है। उसने मेघा से फुसफुसाते हुए कहा, डरना मत, कह देंगे कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी, दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। दोस्तों, अब जो होने वाला था वह न तो विकास ने सोचा था, न मेघा ने, और न ही आपने। यह वो पल था जब कर्म अपना हिसाब चुकता करने वाला था। कहानी के सबसे बड़े और रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे से पहले, अगर आप चाहते हैं कि हर घमंडी औलाद को ऐसा ही सबक मिले तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। यह 2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें ऐसी कहानियां लाने की हिम्मत मिलती है। गाड़ी का दरवाजा खुला, लेकिन उसमें से कोई लाश नहीं उतरी। उसमें से उतरी सुमित्रा देवी, धुली हुई साफ साड़ी और चेहरे में पट्टियां बंधी हुई, लेकिन आंखों में एक तेज था, और उन्हें सहारा देकर उतार रहे थे खुद जिले के कलेक्टर आदित्य प्रताप सिंह। विकास और मेघा की आंखें फटी की फटी रह गई। कलेक्टर साहब ने सुमित्रा देवी को धीरे से कुर्सी पर बैठाया और फिर पूरे गांव और पुलिस फोर्स के सामने वह युवा कलेक्टर अपनी टोपी उतारकर सुमित्रा देवी के पैरों में झुक गया। उसने उनके पैरों पर अपना माथा टेक दिया। वहां खड़ा हर शख्स सन्न रह गया। एक जिला कलेक्टर, जिसके सामने बड़े बड़े मंत्री खड़े रहते हैं, वह एक भिखारी जैसी दिखने वाली बुढ़िया के पैर छू रहा था। विकास का गला सूख गया। उसने हकलाते हुए कहा, साहब, आप इनके पैर क्यों छू रहे हैं? यह तो मेरी माँ है, मतलब दिमागी रूप से बीमार है। कलेक्टर आदित्य प्रताप सिंह ने बिजली की तेजी से मुड़कर विकास को देखा। उनकी आंखों में इतना क्रोध था कि विकास 2 कदम पीछे हट गया। खामोश, कलेक्टर की आवाज इतनी कड़क थी कि हवेली गूंज उठी। इन्हें पागल कहने से पहले अपनी औकात देख लो। कलेक्टर ने पुलिस कमिश्नर को इशारा किया। कमिश्नर ने एक पुरानी फाइल विकास के मुंह पर मारी। पढ़ इसे, कलेक्टर ने कहा। तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ एक टूटी हुई हवेली है? सुमित्रा देवी केवल एक जमींदार की विधवा नहीं है, यह इस जिले की वरिष्ठ संरक्षिका, चीफ पैट्रोन है। आज जिस जमीन पर यह कलेक्ट्रेट बना है, जिस जमीन पर शहर का सबसे बड़ा अनाथालय और अस्पताल खड़ा है, वह सब इन्होंने दान दिया है। इन्होंने अपनी करोड़ों की संपत्ति ट्रस्ट के नाम कर दी थी, सिर्फ यह हवेली अपने पास रखी थी तुम्हारी यादों के लिए। विकास और मेघा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। करोड़ों की संपत्ति, दान। कलेक्टर की आवाज़ भारी हो गई। और मैं उस अनाथालय का ही एक बच्चा था। मेरी पढ़ाई का, मेरे आईएएस बनने का पूरा खर्चा इन्होंने उठाया, वो भी गुमनाम रहकर। मैं सालों से इन्हें ढूंढ रहा था। मुझे बस इतना पता था कि माँ साहिबा इसी जिले में है। आज जब मैंने सड़क पर इन्हें उस हालत में देखा तो मेरा कलेजा फट गया। फिर कलेक्टर विकास की ओर बढ़ा। जिस माँ ने पूरे जिले को पाला, तुमने उसे बारिश में घर से निकाल दिया। तुम्हें तो इंसान कहलाने का भी हक नहीं है। कलेक्टर ने थानेदार को आदेश दिया, इंस्पेक्टर, सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत तुरंत मामला दर्ज करो, और धोखाधड़ी का भी। इन्होंने धोखे से हस्ताक्षर लेने की कोशिश की है। विकास और मेघा सुमित्रा के देवी के पैरों में गिर पड़े। माँ, हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था, हमसे गलती हो गई। वे गिड़गिड़ाने लगे। यह आंसू पछतावे के नहीं, बल्कि हाथ से निकलती दौलत और जेल जाने के डर के थे।
सुमित्रा देवी ने कुछ पल अपने बेटे को देखा, वही बेटा जिसके लिए उन्होंने अपनी जवानी, अपना सुख, अपना सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने धीरे से कहा, उठो, सब शांत हो गए, क्या माँ साफ कर देगी? सुमित्रा देवी ने कलेक्टर के हाथ से वह फाइल ली और सबके सामने उसे फाड़ दिया। विकास की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा माँ ने पुलिस केस खत्म कर दिया। लेकिन सुमित्रा देवी ने जो कहा उसने सबको हिला दिया। मैं कोई केस नहीं करूंगी आदित्य, उन्होंने कलेक्टर से कहा, क्योंकि अगर मैंने इसे जेल भेज दिया तो इसे अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होगा। इसे लगेगा कि वक्त बुरा था। फिर उन्होंने विकास की आंखों में देखकर कहा, आज से यह हवेली, यह जमीन और मेरे नाम को और जो कुछ भी बचा है मैं उसे बाल गृह अनाथालय ट्रस्ट को दान करती हूँ। आज से यह घर अनाथ बच्चों का होगा। विकास चीख पड़ा, माँ तो हम कहाँ जाएंगे? सुमित्रा देवी ने शांत स्वर में कहा, तुम दोनों जवान हो, हाथ पैर सलामत है, कमाओ और खाओ। जिस दिन तुम्हें 1 रुपए की कीमत और माँ की अहमियत समझ आ जाएगी उस दिन मेरे पास आना। तब तक के लिए यह दरवाज़ा तुम्हारे लिए बंद है, ठीक वैसे ही जैसे उस रात मेरे लिए बंद था। सुमित्रा देवी ने कलेक्टर का हाथ पकड़ा और कहा, चलो बेटा आदित्य, मुझे मेरे असली घर ले चलो, जहाँ मेरे बच्चे, अनाथ बच्चे, मेरा इंतजार कर रहे हैं। सुमित्रा देवी कलेक्टर की गाड़ी में बैठकर चली गई। पीछे रह गए विकास और मेघा उस आलीशान हवेली के सामने जो अब उनकी नहीं थी। गाँव वाले उन्हें धिक्कार रहे थे। उनके पास अब न घर था, न पैसा और न ही सिर पर माँ का हाथ। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि माँ बाप वो बरगद का पेड़ हैं जो खुद को धूप सहकर हमें छाँव देते हैं। उनकी खामोशी को उनकी कमजोरी मत समझो। जिस दिन वो अपनी शक्ति पर आ गए उस दिन बड़े बड़े साम्राज्य हिल जाते हैं। पैसा तो आप फिर कमा लेंगे, लेकिन खोया हुआ आशीर्वाद और माँ की ममता दोबारा नहीं कमा पाएंगे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है और अगर आपको लगता है कि सुमित्रा देवी ने सही न्याय किया तो कमेंट में माँ तुझे सलाम जरूर लिखें। और हाँ, जाने से पहले इस वीडियो को अपने परिवार के ग्रुप्स में शेयर जरूर करें ताकि किसी और माँ को सुमित्रा देवी न बनना पड़े। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपने माता पिता की सेवा कीजिए क्योंकि असली स्वर्ग वही है। जय हिंद, जय भारत।